पूछताछ होगी, ईडी पूछताछ करेगी, कई अहम मुद्दों पर मुख्तार अंसारी से पूछताछ होगी। संजय खान हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, आज एक बार फिर से पूछताछ होगी मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर। एक लंबी फहरिस्त होगी ईडी के पास जो मुख्तार अंसारी के सामने रखी जाएगी। जी बिल्कुल राकेश जी, जिस तरीके से माफिया मुख्तार अंसारी को ईडी अपने कस्टडी रिमांड में 10 दिन के लिए अपने दफ्तर में रखती है, तो आज तीसरा दिन है। ईडी उनसे कई अहम मुद्दों पे आज तीसरे दिन भी पूछताछ करेगी। इससे पहले उनकी पत्नी फरार जो चल रहे हैं उसके बारे में ईडी ने पूछताछ की। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इनको 10 दिन की कस्टडी रिमांड में मुख्तार अंसारी को लिया गया है। जिस तरीके से कल एक न्यायिक फैसला आया, इनके ऊपर मुश्किलें बढ़ी, तो वहीं आज तीसरा दिन है। ईडी अपनी कस्टडी रिमांड में रखते हुए जो एमपीएम ने कोर्ट से अपील की थी कि 10 दिन की कस्टडी रिमांड दी जाए, तो वहां पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इनको 10 दिन की कस्टडी रिमांड मिली है। ईडी लगातार इनसे अहम मुद्दों पे, कई सवालों पे बैठाल कर आमने सामने बात कर रही है और ये उनका सहयोग भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के बीच 4 वकीलों को भी जो मुख्तार अंसारी के साथ लगाए गए वो अपने वकीलों से भी बात कर सकते हैं राखी जी। तो ऐसे में आज भी तीसरा दिन है। कई अहम मुद्दों पे मुख्तार अंसारी से ईडी पूछताछ कर सकती है। कई सवालों के जवाब मुख्तार अंसारी को देने पड़ेंगे। आगे कोई सवालों के जवाब में यदि ये रुकते हैं तो ईडी उसको फिर से पूछने का प्रयास करेगी और इनके ऊपर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी राखी जी। संजय, आज कौन कौन से मुद्दे को लेकर पूछताछ करेगी ईडी, इसके बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल राखी जी, जिस तरीके से इनसे कई अहम मुद्दों पे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, जो अवैध संपत्तियां हैं उसके बारे में पूछताछ की और इनकी पत्नी जो अफ्सा अंसारी है वो भी फरार चल रही है, तो इनकी पत्नी के बारे में भी आज पूछताछ होगी और ईडी इसकी सवाल करेगी कि इनकी पत्नी आखिरकार फरार कहाँ है। अब इनको जवाब देना होगा। अब ये समय बताएगा कि कितने सवालों को जवाब 10 दिन तक इनको देना पड़ेगा। कई अहम मुद्दे हैं, कई सवालें हैं ईडी के पास जो इनको पूरी तरीके से खंगालने की कोशिश करेगी, चाहे इनके परिजन हो, रिश्तेदार हो, चाहे जिस तरीके से लोग हो। ये लगातार ईडी इनसे सवाल करेगी और अहम मुद्दों पर जो भी उनको सबूत मिलेंगे, जो भी क्लू मिलेगा, उसी आधार पर इनके परिजनों को भी गिरफ्तार कर उससे भी ईडी पूछताछ करने का काम करेगी। कितने बजे पूछताछ शुरू हो जाएगी संजय? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है 10 दिन कस्टडी रिमांड पे है, तो अब लगभग 12 बजे से अभी इनकी पूछताछ शुरू हो जाएगी और इनको सवालों के घेरे में खड़ा किया जाएगा। ईडी के जो भी अधिकारी होंगे वो इनसे सवाल जवाब करेंगे और इनको जवाब देना पड़ेगा हर एक तरीके से। कितने घंटे आज पूछताछ की जाएगी संजय? अब देखिए ईडी के ऊपर है कि किस तरीके से वो सवाल जवाब करती है और सवाल उनके किस तरीके से होते हैं, क्या जवाब देने में समर्थ होते हैं, असमर्थ होते हैं। ये समय एक तरीके से 1-2 घंटे का जो भी होगा उस तरीके से इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि इनको किसी भी तरीके से ज्यादा परेशानी भी ना हो। इनके वकील भी वहां पे 4 वकील भी नियुक्त किए गए हैं, तो ऐसे में वकीलों से भी सामंजस्य बना के ईडी पूछताछ कर रही है और ये उनके जवाब देंगे। बिल्कुल संजय, देखिए अहम पूछताछ होगी और इससे पहले भी ये देखा गया था कि मुख्तार अंसारी से घंटों तक पूछताछ की गई थी। इससे पहले जो पूछताछ की गई है, क्या उसी के आधार पर आज भी सवाल तैयार किए गए हैं ईडी के द्वारा और उन्हीं पर पूछताछ की जाएगी? जी बिल्कुल राखी जी, आज तीसरा दिन है। 2 दिन इनसे सवाल जवाब किए गए और ईडी इनसे कुछ सवालों के जवाब भी पाए हैं, तो अभी पूरी तरीके से ईडी के दायरे से कोई बातें सामने निकल के नहीं आ रही है कि किस मुद्दों पे ज्यादातर वो फोकस कर रही है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के केस के मामले में ईडी 10 दिन की कस्टडी रिमांड पे तो इनको रखी है और अहम मुद्दों पे पूछताछ भी कर रही है। इनकी कहाँ प्रॉपर्टियां है, ये सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी जो भी बैंकों के ट्रांजेक्शन है, जो अटैचमेंट किए जा रहे हैं और जो मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में जो संपत्तियां हैं अन्य जगहों पे, उसकी भी ईडी पूछताछ कर सकती है, उसकी भी जांच पड़ताल पूरी तरीके से कर सकते हैं और अहम मुद्दे जो ईडी के मन में है, जो सवालों के घेरे में है, वो पूछताछ करेगी राखी जी। क्या परिवार को लेकर भी पूछताछ संजय की जा सकती है मुख्तार अंसारी से? जी बिल्कुल, ये पहले बता चुके हैं कि इनकी पत्नी अफ्सा अंसारी जो फरार चल रही है उसके बारे में भी आज पूछताछ होगी और भी जो अन्य परिवार के लोग होंगे जो उनको क्लू मिला होगा, ईडी को जानकारी मिली होगी इनके बेटे अब्बास अंसारी से पूछताछ के दौरान या इनके साले सरजील रजा से पूछताछ के दौरान, तो
वो भी मुद्दे पे इनसे सवाल जवाब हो सकते हैं, रिश्तेदारों के बारे में पूछताछ हो सकती है, इनके परिवार के बारे में भी जानकारी या ईडी ले सकती है, वो भी सवालों के घेरे में इनको खड़ा करेगी। राखी जी, संजय, इससे पहले जो पूछताछ हुई है उसमें कौन सी कड़ियां निकलकर सामने आई है, इसके बारे में कोई जानकारी मिली है? जी, अभी तो इस तरीके से ईडी दफ्तर से कोई भी ऐसे सवाल या जवाब की बातें सामने नहीं आए कि किस मुद्दों पे ज्यादातर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ईडी के कोई भी अधिकारी जो है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है और ना इस तरीके से कोई जानकारी सामने निकल के आ रही है, ना ही मुख्तार अंसारी के जो भी वकील है वो बोलने के लिए अभी तैयार है। वो केवल आश्वासन दे रहे हैं कि उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है और आराम से वो सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। राखी जी, बिल्कुल। और देखिए संजय, लगातार मुख्तार अंसारी की परेशानियां, दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, चाहे हम कल की बात कर लें या फिर आज जिस तरीके से पूछताछ होगी उसके बाद राहत की खबर तो कहीं से सामने नहीं आ रही है। जी बिल्कुल राखी जी, जिस तरीके से मुश्किलों की अगर इनकी बात करें तो लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कल के दिन गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट से इनके ऊपर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। तो ऐसे में आज ईडी का तीसरा दिन है, वो भी लगातार पूछताछ कर रही है। यहीं से इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एमपीएमएलए कोर्ट में पेश भी किया गया था। तो इनको राहत की खबर केवल एक ही तरफ से दिखाई दे रही है कि कल एमपीएमएलए कोर्ट की सुनाई गई फैसले की याचिका दाखिल की है हाईकोर्ट इलाहाबाद में, आज उसकी भी सुनवाई होगी। केवल इस बेस पे कि उनको सजा किस बेस पे सुनाई गई 10 साल की, अब ये वकील इनका अपना पक्ष आज के दिन वहां हाईकोर्ट में रखेंगे, याचिका पे सुनवाई होगी। अगर इनके लिए कोई राहत की खबर नहीं मिलती तो ये अगला दरवाजा इनके लिए सुप्रीम कोर्ट का होगा, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे। जिस तरीके से लगातार ये पहले भी कई अहम मुद्दों में फंसे रहे, क्योंकि माफिया मुख्तार अंसारी का गाजीपुर में एक नाम चला करता था, एक ऐसा चेहरा था कि जो कल के दिन 26 साल के मुकदमों की फैसले की सुनवाई हुई और न्यायिक फैसला हुआ। जिस तरीके से अवधेश राय हत्याकांड के बाद गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इनके ऊपर 1996 में दर्ज हुआ था, उसका न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद कल मजबूती के साथ विपक्ष ने अपना पक्ष रखा और न्यायालय ने इसकी जो सुनवाई के दौरान इस फैसला और दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। तो ऐसे में कई अहम मुद्दे हैं और अहम जानकारियां इस तरीके से लगातार इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर एक्सपर्ट की बात करें, हम अधिवक्ताओं की बात करें, तो यहाँ से भी इनको ज्यादातर राहत की खबर नहीं मिलेगी, क्योंकि जो निचली अदालत से फैसले आए हैं उसका जो जवाब है अब वहाँ हाईकोर्ट में इन्होंने याचिका दाखिल की है। तो अब उससे फैसले किस तरीके से ये अपना जवाब रखेंगे, किस तरीके से पेश करेंगे, अधिवक्ता आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी इनको राहत मिल सकती है। राखी जी, संजय, आज कितने राउंड में पूछताछ की जाएगी मुख्तार अंसारी से? जी अब देखिए, जिस तरीके से घंटों पूछताछ चल रही है, 3-4 राउंड में पूछताछ चल रही है, तो इनसे फिर तो वही जो रोज की प्रक्रिया है उस तरीके से इनसे पूछताछ की जाएगी। ईडी उसी आधार पे पूछताछ करेगी और पूछताछ के दौरान अगर उसको कुछ भी समझ में आता है तो वो राउंड को भी इधर उधर कर सकती है, बढ़ा सकती है। लेकिन जो मुद्दे मिलेंगे ईडी को जांच के दायरे में आने के लिए, तो उसी तरीके से जांच करेगी ईडी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी है, सरकारी अस्पतालों में लगेंगे 20 नए हेल्थ एटीएम। आपको बता दें कि बड़े अस्पतालों में घटेगा पैथोलॉजी जांच का लोड। शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों में लगेगा हेल्थ एटीएम। आपको बता दें कि सीएसआर फंड से 20 नए हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। अभी तक विभाग 2 हेल्थ एटीएम का संचालन कर रहा है। बलरामपुर सिविल में लगेगा हेल्थ एटीएम। रानी लक्ष्मीबाई समेत अन्य अस्पतालों में भी हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। सहमति के लिए सीएमओ ने डीएम को पत्र भी भेजा है। अनुमति मिलते ही ये एटीएम अस्पतालों में लगा दिए जाएंगे। समेत अन्य तो अभी तक विभाग ने 2 हेल्थ एटीएम लगाए हैं जिनका संचालन किया जा रहा है। बलरामपुर सिविल लोक बंधु में एटीएम लगाया जाएगा, हेल्थ एटीएम लगाए जा रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई समेत अन्य अस्पतालों में भी हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। अनुमति मिलते ही ये एटीएम अस्पतालों में लगा दिए जाएंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी है, सरकारी अस्पतालों में 20 नए हेल्थ एटीएम लगेंगे। बड़े अस्पतालों में पैथोलॉजी जांच का लोड जो है वो घट जाएगा। इसके चलते शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों में हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे।
बिजनौर से बड़ी जानकारी है। ज्वेलर्स की दुकान में छापेमारी की गई है। छापेमारी में व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। छापेमारी के चलते दुकानदारों ने बंद की है अपनी दुकानें। बाजार में भारी भीड़ जमा हो गई है। संभा बाजार का ये पूरा मामला है। तो जीएसटी विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है और इसी कड़ी में एक बार फिर से छापेमारी की गई है। बाजार में भारी भीड़ लोगों की जमा हो गई। व्यापारियों में रोष भी देखा जा रहा है। बिजनौर से खबर है, जहां ज्वेलर्स की दुकान में ये छापेमारी की गई है और छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। जीएसटी विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इस कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में जगह जगह पर रोष भी देखा जा रहा है। बिजनौर में कार्रवाई करते हुए ज्वेलर्स की दुकान पर छापेमारी की गई। छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। छापेमारी के चलते दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। बाजार में भारी भीड़ जमा हो गई। बिजनौर से खबर है, ज्वेलर्स की दुकान पर छापेमारी की गई है। छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। जीएसटी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। तो बिजनौर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां व्यापारी विभाग की कार्रवाई से नाराज नजर आ रहे हैं। ज्वेलर्स की दुकान पर ये छापेमारी की गई है। बिजनौर से खबर है, जीएसटी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। अलग अलग जगहों पर विभाग छापेमारी कर रहा है। हालांकि कुछ समय के लिए छापेमारी को, कार्रवाई को रोक दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से विभाग छापेमारी कर रहा है। बिजनौर में छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। अच्छा, नंबर 1 का पर्चा दिखाया, ठीक है। का पर्चा ठीक है। वही स्टैम्प अलग सामान दिखाया, ठीक है। वो वगैरह मोहर रख ली। तो भाई मैं तो जहाँ से आ रहा पूरा हिंदुस्तान में चला रहा, बिल्कुल। मैं कहाँ गलत हूँ? नंबर 1 के भी लेंगे, नंबर 1 का भी नहीं, ठीक है। सब दिखा दिया। वही वो मानने को तैयार नहीं थे। बिल पे स्टैम्प है, वही सामान पे मोहर, उसी मोहर को मना कर रहा। बोले का लग रही, बोले असली है या फर्जी है? अभी इसका पता नहीं, चलो थाना का पता लगा। पीछे। अच्छा, नंबर 1 का पर्चा। तो बिजनौर से खबर है, व्यापारियों में हड़कंप मच गया है छापेमारी से। बीके राय हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीके, एक बार फिर से छापेमारी शुरू कर दी गई, लेकिन दुकानदारों ने डर से दुकानें बंद कर ली है। कहां पर ये छापेमारी हुई है? राखी जी, बताना चाहूंगा कि लगातार हो रही जो कार्रवाई है विभाग द्वारा, ये लगातार हो रही है। बीच में रोक दी गई थी, उस कारण से जो व्यापारी हैं, व्यापारी में थोड़ा सा जो आक्रोश था वो कुछ कम देखने को मिला था। मगर लगातार फिर कार्रवाई जीएसटी विभाग द्वारा चालू हुई है, जो कि बिजनौर के मुख्यालय पर जो सुनार की दुकान पर जो जगह जगह पर छापेमारी हुई है, वो बता भी रहे हैं कि अपना हमारा जो बिल है वो पक्का है और सारी चीजें हमारी ठीक है। फिर भी उसके बावजूद भी ये हम पर कार्रवाई थोप रहे हैं और थाने भी ले जा करके इनको सौंपा जा रहा है। ये अलग अलग ढंग से जो छापेदारी बारीकी से हो रही है, कहीं होटलों पर हो रही है तो कहीं कहीं अन्य अन्य जगहों पर हो रही है। जी बीके, कितनी दुकानों पर कार्रवाई की गई है? लगभग सात दुकानें चिन्हित की गई थी, जो कि तमाम पूरे बाजार में ये जीएसटी की टीम मौजूद थी। जी, लेकिन बीके, ये कहा गया था विभाग के द्वारा कि अगर किसी के कागजात, डॉक्यूमेंट ठीक है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं है। जी जी, राखी जी, यही मामला है कि जो व्यापारी सामने खड़े हुए थे वो यही बात को कह रहे थे उनसे, जीएसटी विभाग वालों से, कि हमारी जो कागजात पूरे होने के बावजूद भी ये छापेमारी क्यों की जा रही है। क्योंकि जिसके जिन दुकानदारों के कागजात ठीक नहीं है उन पर ये कार्रवाई सुनिश्चित होनी भी चाहिए। मगर उनके कागजात पूरे होने के बावजूद भी उन पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई होने के बावजूद उसके बाद थाने की कार्रवाई भी की गई, थाने भी ले जाया गया व्यापारियों को। जी बीके, कोई विवाद भी इस दौरान देखा गया? कोई टकराव भी हुआ विभाग के कर्मचारियों और इसी के साथ साथ व्यापारियों के बीच? लगातार जो व्यापारियों के विरोध हो रहे हैं राखी जी, तो लगातार हो रहे हैं। और सामने आने की बात यह है, जो कल छापेमारी हुई है और आज भी जो छापेमारी सवेरे से चालू है, जो कि व्यापारियों में कड़ा विरोध देखने को मिलता है। इनके सामने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता, गुस्साए हुए हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया बी के तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। महोबा में पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने पुलिस बल के साथ सरकारी शराब की दुकानों में चेकिंग की। चेकिंग के दौरान दुकान संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, वहीं दुकानों के स्टॉक रजिस्टरों को भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी भी दशा में नकली शराब की बिक्री ना हो। हालांकि पुलिस ने औचक निरीक्षण से अवैध शराब विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। तो महोबा में औचक निरीक्षण किया गया, सरकारी शराब की दुकानों में चेकिंग की गई। एसपी सुधा सिंह ने यह निरीक्षण किया है और इस दौरान आसपास के दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही दुकान संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी पुलिस के द्वारा दिए गए हैं और आप देख सकते हैं पैदल गश्त करते हुए पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। महोबा में सरकारी शराब की दुकानों में चेकिंग की गई। सौरभ अग्रवाल हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एसपी सुधा सिंह ने निरीक्षण किया, कितनी दुकानें जिन पर छापेमारी की गई है, औचक निरीक्षण किया गया है? जी बिल्कुल, बता दें कि देर रात पुलिस अधीक्षक जो सुधा सिंह है वो फ्लैग मार्च कर रही थी शहर के अंदर और अचानक ऐसे ही जो महोबा में शराब के सरकारी दुकानें हैं और उनका अचानक औचक निरीक्षण किया, जहाँ पे जो अवैध शराब कारोबार थी, जो नकली शराब बेचते थे, उनमें हड़कंप मच गया। जो सरकारी शराब की दुकानें थी जिनमें ओवर रेटिंग की शिकायतें आ रही थी, तो वहीं सुधा सिंह ने औचक निरीक्षण किया और वहाँ के रजिस्टर जो मेंटेन होते उनकी जांच की है और जो सेल्समैन है उनको जानकारी दी है कि ना ओवर रेटिंग बेचे और जो नकली शराब आ रही है उनसे बचे, जो कि समय से मतलब कि दुकानें खोलें और समय से बंद करें, ना कि देर रात दुकानें खोलें। और जो रजिस्टर है उनके भी मेंटेन चेक किए गए। जी, क्या निर्देश दुकानदारों को दिए गए हैं सौरभ वहां पर एसपी की तरफ से, पुलिसकर्मियों की तरफ से? निर्देश यही दिए गए कि जो दुकान खुलने का समय है वो निर्धारित समय से खोलें और बंद करने का जो समय है वो बंद समय से करें और जो ओवर रेटिंग की शिकायतें आ रही थी ओवर रेट नहीं बेचे और जो मतलब शराब सरकारी शराब गोदाम है उनसे वहीं से माल खरीदे, ना कि अन्य जगहों से, क्योंकि कई जगहों से कई बार शिकायतें आ रही थी कि शहर में नकली शराब बेची जा रही है। तो जो अवैध शराब कारोबारी थे उनमें हड़कंप मचा हुआ है। जी बिल्कुल। और कितनी दुकानों पर ये कार्रवाई की गई है सौरभ? करीब 1 दर्जन दुकानें एसपी सुधा सिंह ने दुकानों का निरीक्षण किया है, वहाँ के रजिस्टर मेंटेन चेक किए, कितना स्टॉक आपके पास है, कितना स्टॉक अभी मतलब बेचा जा चुका है, उसी का निरीक्षण किया और सेल्समैन को निर्देश दिए गए हैं। क्या दुकानदारों को कोई अलग से दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, कोई जुर्माना भी लगाया गया है? नहीं, ऐसे कोई जुर्माना नहीं लगाया गया, अभी सिर्फ निरीक्षण किया गया है और हिदायत दी गई है कि जो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन है वो अपना बना के रखें और जो समय से खोलना बंद करना और ओवर रेटिंग के निर्देश दिए गए कि ओवर रेटिंग नहीं बेची जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं मिर्जापुर में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाली गैंग का खुलासा किया है। वहीं एसपी ने बताया कि 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों युवकों को चुनार क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। तो ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी सदस्यों की तलाश लगातार जारी है। जनपद मिर्जापुर में अवैध शराब के खिलाफ जो अभियान चल रहा था उसमें थाना लालगंज टीम को सफलता हाथ लगी है। क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में एक गैंग को बस्ट किया गया है जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 215 लीटर अवैध शराब एवं शराब भट्टी की अन्य जो सामग्री है वो बरामद किए गए हैं। इन सभी 4 लोगों को पकड़ के जेल भेजा जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी जनपद मिर्जापुर में अवैध शराब का निर्माण या इसकी बिक्री बिल्कुल रूप से प्रतिबंधित रहे। और वहीं ग्रेटर नोएडा के एटीएस गोल चक्कर के पास में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वाहन चोर गैंग के सदस्य के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गोली लगने से पैर में गोली लगी है और वहीं कॉम्बिंग के दौरान तीसरे बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बदमाशों के कब्जे से 3 अवैध तमंचे, 6 जिंदा कारतूस समेत चोरी की कार बरामद की गई है।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। 15/12/22 को गोपनीय सूचना के आधार पर आईसी परिचौक और एंटी ऑटो थेफ्ट यूनिट के प्रभारी द्वारा एक संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था परिचौक क्षेत्र में। गोपनीय सूचना के आधार पर यह चेकिंग अभियान जारी था। इसी बीच एक बिना नंबर प्लेट की एक सफ़ेद ब्रेजा गाड़ी परिचौक की तरफ आते हुए दिखाई गई, जिसको रोकने का प्रयास किया गया। जब वह गाड़ी नहीं रुकी, इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई। कंट्रोल रूम को सूचना देने के उपरांत एसओ बीटा अपनी टीम के साथ इस गाड़ी के पीछे लगे और इसको चूहड़पुर अंडरपास के पास इंटरसेप्ट किया गया। इस गाड़ी को इंटरसेप्ट के दौरान इस गाड़ी में सवार 3 बदमाशों द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस टीम द्वारा भी इनके ऊपर फायर किया गया है, जिसमें 2 बदमाश को गोली लगी है पैर में, जिनका एक का नाम संदीप, एक का नाम अमरदीप और तीसरे व्यक्ति का नाम अभिजीत है। इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विजय गौड़ हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, क्या जानकारी मिल पा रही है, कहां पर और कब ये मुठभेड़ हुई? जी, आपको बताना चाहूंगा कि नोएडा पुलिस एक्शन मोड में है। गौतम बुद्ध कमिश्नर अशोक सिंह के दिशा निर्देश के बाद से ताबड़तोड़ पूरे जिले में एनकाउंटर हो रहे हैं। उससे पहले भी कई घटनाओं में एनकाउंटर हो चुके हैं। वो वहीं देर रात थाना बीटा 2 क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन को जब रोकने का कोशिश किया गया, पुलिस को गिरता हुआ देख उसने पुलिस फायरिंग करी। उस कार सवार में 3 बदमाश थे जो नोएडा पुलिस की गोली से 2 घायल हुए हैं और एक को कॉम्बिंग के द्वारा गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 3 अवैध तमंचा, कारतूस और चाकू और कार बरामद हुई है उनके पास से। क्या आपराधिक इतिहास भी इन तीनों बदमाशों का रहा है विजय? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि शातिर किस्म के बदमाश थे। इन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दे चुका था और नोएडा के विभिन्न थानों और गैर जनपद इनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। विजय, कहां के रहने वाले थे और किस तरीके से, क्या मुखबिर की सूचना के आधार पर ये कार्रवाई पुलिस ने की है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये एपीएस गोल चक्कर के पास देर रात्रि मुठभेड़ हुई है। जब एक वाहन को रोकने की कोशिश की, बस पुलिस को देख वो भटका दिखाई दिया। पुलिस ट्रक के ब्याह पर पुलिस ने गाड़ी उसका पीछा करा, वो उसने अपने आप को गिरता देख पुलिस को फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 बदमाश के पैर में गोली लगी और एक को कॉम्बिंग में गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली एनसीआर के रहने वाले 3 बदमाश। क्या पूछताछ के बाद विजय और भी जो इनके साथी हैं उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? जी बिल्कुल, निश्चित। जो डीसीपी ने बताया है कि जो इनके अन्य और भी साथी इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर के जो दिशा निर्देश है उस पर हम लगातार उस पर अमल कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विजय आपका। तो चलिए इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।